सभी दर्शकों को रामभाव माळगी प्रबोधिनी की तरफ से नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी दर्शकों के आग्रह पर जो ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी के साथ हमारा जो पिछला वार्तालाप हुआ था भारत चीन के संबंधित में, उसके बाद सभी लोगों ने हमसे आग्रह किया था कि इस तरीके की जो वार्ता है उसको नियमित रूप से हम कैसे रख सकें। तो उसी के बाद हमने तय किया कि हर शनिवार शाम को 4 बजे हम ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी से समय लेकर और इन मुद्दों से जुड़े और डिफेंस और स्ट्रैटेजी से जुड़े मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। तो आज उसी क्रम में हम फिर से ब्रिगेडियर हेमंत महाजन जी के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रामभाव माळगी प्रबोधिनी और हिमालयन यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, उन दोनों की तरफ से आप सभी दर्शकों का इस इंटरेक्शन में स्वागत करता हूं और रामभाव माळगी प्रबोधिनी के महानिदेशक श्री रविंद्र साठे जी से विनती करता हूं कि वे प्रबोधिनी और हिमालयन यूनिवर्सिटी की तरफ से ब्रिगेडियर साहब का एक बार स्वागत करें और सभी दर्शकों के लिए उनका एक परिचय भी करें। रविंद्र साहब। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमारे मध्य में आदरणीय ब्रिगेडियर महाजन जी उपस्थित है। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आस्था रखने वाले और उसके एक विशेषज्ञ के लिए जाने जाते हैं। वैसे आपने डिफेंस स्टडीज में एमएससी और एमफिल किया है। आर्मी में काफी साल आपने सेवा की, उसमें काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में आपने सहभाग लिया था। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान के डेजर्ट में और कारगिल में भी आपने सहभाग लिया है। आप एक अच्छे लेखक हैं और काफी पुस्तकों का आपने लेखन किया है। और हेमंत महाजन जी प्रबोधिनी के साथ काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। हमारे अनेक कार्यक्रम में आप सहभाग लेते हैं, एज ए रिसोर्स पर्सन आते हैं। तो हेमंत जी, आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। हिमालयन यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी और माळगी प्रबोधिनी की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज से हम हेमंत महाजन जी की एक सीरीज कर रहे हैं। जैसे रवि जी ने बताया, हर शनिवार को 4 बजे हम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में हेमंत जी के विचार रखेंगे। आज इस श्रृंखला का पहला पुष्प है भारत चीन व्यापार युद्ध, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की दिशा। तो मैं अनुरोध करता हूं हेमंत जी से कि कृपया आपका भाषण शुरू करें। आप आपके विचार रखेंगे और उसके बाद जो भी श्रोताओं के मन में प्रश्न होंगे उसका भी हम आपसे उत्तर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुटे और आप जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने विचार प्रस्तुत करें। मेरी आवाज आपको आ रही है? सबसे पहले मैं रामभाव माळगी प्रबोधिनी का आभारी हूं कि आज आपने और सबके सामने बातचीत करने का मौका दिया। मुझे पहले बताइए कि क्या आप मेरी आवाज सही तरह के सुन रहे हैं? रविंद्र जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है क्या? क्योंकि मुझे जब आपकी आवाज चल रही थी तो बहुत ही कम आ रही थी, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे रवि जी, आप मुझे सही तरीके से सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर। ओके, क्योंकि जब आपकी आवाज आ रही थी तो बहुत ही कम आ रही थी, तो शायद कुछ ऑडियो प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं मुझे ये लग रहा है कि अभी आप मुझे ठीक तरह से देख रहे हैं और ठीक तरह से सुन रहे हैं। ओके, हर 5 मिनट के बाद जरूर बता देना कि आप मुझे सही सुन रहे हैं। ओके, नहीं तो थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम है, तो उसको अगर आप बढ़ा सकते हैं ऑडियो आउटपुट तो एक अच्छी चीज होगी। तो चलो, आज का जो मेरा विषय है वो विषय है कि जो चीन हमारे खिलाफ एक व्यापार युद्ध चला रहा है, उसके बारे में बातचीत करना। क्या ये व्यापार युद्ध हम जीत सकते हैं क्या? अभी तक की पोजीशन क्या है? इसके बाद क्या होने वाला है और हमें क्या करना पड़ेगा ये व्यापार युद्ध जीतने के लिए? मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये व्यापार युद्ध की बात से पहले याद रहे कि कोरोना वॉरफेयर या बायोलॉजिकल वॉर ये तकरीबन फरवरी के पहले हफ्ते में हमारे देश में शुरू हुआ और इसका व्यापार युद्ध के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। संबंध इसलिए कि जो हमारा नुकसान इस वॉर में हुआ है
नुकसान जितने भी हमने इसके पहले लड़ाइयाँ लड़ी थी, यानी कि 1947 की लड़ाई, 1962, 1965, 1971, 99 और उसके बाद दहशतवाद और जो नक्सलवाद चल रहा है मध्य भारत में, ये सब हमें काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं अंतर्गत सुरक्षा के जो अलग है। तो इसमें जितना मिला के नुकसान हमारा नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान ये जो बायोलॉजिकल वॉर चाइना ने हमारे खिलाफ जो चलाया है उससे हुआ है। तो ये जो वॉर है एक्चुअली ये फरवरी के पहले हफ्ते में ही शुरू हुआ है और 9 मई को एक्चुअली जो उनका मिलिट्री एग्रेशन था ये शुरू हो गया। लद्दाख में जो पहले इंक्रोचमेंट हो गई 4 जगह पे, लद्दाख में पैंगोंग त्सो लेक है, गलवान वैली है, देप्सांग का प्लेन है, दौलत बेग, 4 जगह लद्दाख के अंदर और एक जगह जो हुई है वो हुई है डोकुला नाम की जगह है सिक्किम के अंदर। तो ये सब तो हो गया है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि क्या इतना ही हो रहा है? अभी जो इतने देर से जो लड़ाई चल रही है इसमें हम क्या कर रहे हैं? मैं पहले आपको ये बोलना चाहूंगा कि चाइना लद्दाख के एग्रेशन के साथ साथ काफी सारा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर रहा है। उसे हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोल सकते हैं, इसे हम प्रोपेगेंडा वॉरफेयर बोल सकते हैं। और इसका जो लक्ष्य है वो 4 लोग हैं। एक तो है हमारे देश की सरकार कि वो डर जाए और चुपचाप से जो चाइना बोल रहा है उसको सुन ले, लेकिन हमारी सरकार डरी नहीं है, हम किसी भी निगोशिएशंस के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो तीर चाइना ने मारा था ये बर्बाद हो गया है। दूसरा लक्ष्य होता है उनका प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का इंडियन आर्मी, वहां पर भी कोई असर नहीं हुआ है। इंडियन आर्मी ने जो ब्लडी नोज दिया है गलवान के अंदर, ये आपको सबको पता है, थोड़ी सी उसके बारे में बातचीत मैं जरूर करूंगा। लेकिन जहां पे थोड़ा बहुत असर हो गया है वो है हमारी मीडिया, जहां पे कुछ लोग हैं कि जो एक सबवर्टेड तरीके से बात करते हैं और चाइना का व्यू पॉइंट हमारी मीडिया, या तो वो प्रिंट मीडिया हो या टीवी मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, यहाँ पे रखते हैं, जिससे कुछ अच्छे लोगों को भी लगता है कि शायद ये वॉर हम जीत नहीं रहे हैं, इस वॉर में चाइना को एज मिला है, जो कि एकदम गलत बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज का हालात क्या है। तो प्रोपेगेंडा वॉर में 2 को तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कुछ मीडिया के लोग और कुछ कॉमन जिनको इस बारे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इकोनॉमिक वॉर का आज का हालात क्या है? तो जो हमने जो चाइना को बॉयकॉट करो इस प्रकार का जो हमने एक कैंपेन शुरू किया है उससे काफी यश मिल रहा है। काफी सारे एप्स जो चाइना से आए थे वो निकाले हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत जिसके बारे में हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी इन्होंने बात की थी वो शुरू हो गया है। जो हमारा एक बड़ा फैसला जो हमने लिया है कि जो चाइनीज गुड्स है ये चाइनीज है या कोई और, ये समझने के लिए उसके ऊपर मेक इन इंडिया कंट्री का जो ओरिजिन है उसके बारे में लिखना ये कंपलसरी हो गया है। तो ये एक अच्छी बात हो गई है। या इतना ही नहीं, तो जो दुनिया है वो हमें काफी तरह से सपोर्ट कर रही है। यानी कि दुनिया का आज जो है वो एक दुश्मन बना हुआ है। पाकिस्तान जो चाइना का प्रॉक्सी है, कोशिश कर रहा है दहशतवाद को पुनर्जीवित करने के लिए कश्मीर वैली के अंदर। लेकिन आप रोज खबर सुनते होंगे कि आज 2 दहशतवादी मार गए, कल 1 मारा गया। तो दहशतवाद को पुनर्जीवित करने का जो चाइना कोशिश कर रहा है पाकिस्तान की मदद से, उसे उनको पूरा यश नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, तो अगर आप देखेंगे कि चाइना की खुद की जो इंटरनल इश्यूज है वो काफी ज्यादा तरह से बढ़ रही है। आज अगर आप देखेंगे तो उन अलग अलग एरियाज है जिसमें अनरेस्ट है, जैसे कि शिनजियांग उनका प्रांत है, वहाँ पे उइगर मुस्लिम्स उनके साथ खुश नहीं है। इसके सिवाय तिब्बत है जहाँ के 50 लाख लोक संख्या है वो उनके साथ नाखुश है। जब उनके इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इकोनॉमी जो उनका जो स्लो डाउन हो रहा है, दिस इज द बिगेस्ट स्लो डाउन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ चाइना, यह याद रख लेना। तो चाइना पर भी बहुत असर हुआ है। इतना ही नहीं, तो जो चाइना की इकोनॉमी है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि चीजें तो वो बनाते हैं लेकिन वो उनको बाहर बेचनी पड़ती है। तो जो उनके खरीदार है, यूरोप है, अमेरिका है, ये सभी अभी उनसे जो ट्रेड है ये बहुत कम करने की कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो ये जो
इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हो रही है उससे इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है और जो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये भी काफी बढ़ रही है। अभी माना जाता है कि तकरीबन 20% ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो सकता है। अगर आप एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर देखें तो चाइना के एनिमीज ही एनिमी है। चाइना ने कोशिश की एक सबमरीन को भेजने के लिए जापान के समुद्र के अंदर, जापान गुस्सा हो गया है। चाइना ने कोशिश की फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आके वहां पे मच्छीमारी करने की, तो फिलीपींस उसके नाखुश हो गया। इंडोनेशिया के एरिया में वो आना चाहता है, इंडोनेशिया उसके कारण खुश नहीं है। तो यानी कि आज चाइना के एनिमी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन चाइना की इकोनॉमिक माइट ज्यादा होने के कारण जो कुछ स्पेसिफिक कार्रवाई करनी चाहिए शायद वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो हाइब्रिड वॉर जो चाइना हमारे साथ चलाता है, ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें मिलिट्री एस्पेक्ट तो शामिल है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर शामिल है, इकोनॉमिक वॉरफेयर शामिल है, पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर शामिल है, नेबर्स के अंदर उनको हमारी तरफ उठाना, जैसे नेपाल की हालत है वो शामिल है, डिप्लोमेटिक वॉर, यानी कि अभी अभी खबर आई थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोल रहा है कि चाइना कि पाकिस्तान दहशतवाद को बढ़ावा देता है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये बोलती है, लेकिन वहां पे फिर भी हम पाकिस्तान को एक दहशतवादी देश इस प्रकार से घोषित नहीं कर सकते हैं। इसके सिवाय माओइस्ट है, उनको मदद कर रहा है, लेकिन माओइस्ट भी ज्यादा हिंसाचार जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। मीडिया के अंदर मीडिया वॉरफेयर चल रहा है। कल एक बात थी कि हमारे जो साइबर वॉरफेयर के लेफ्टिनेंट जनरल पंत, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि कोरिया की मदद से चाइना क्राइम सिंडिकेट्स को बहुत सारे पैसे देता है हमारी ऊपर स्नूपिंग करने के लिए। ये भी सब चल रहा है। तो अलग अलग चीजें चाइना हमारे खिलाफ चलने की कोशिश करता है, उसमें शायद उनको यश पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश जारी है और इस प्रकार का जो युद्ध है ये काफी दिन चलने वाला है। मेरा विषय है इकोनॉमिक वॉरफेयर या इकोनॉमिक सबवर्शन या ट्रेड वॉर। अभी हम शुरुआत करते हैं, जब इसके बारे में हम बात करेंगे, हम शुरुआत करते हैं 1977 या 78 से, जब ये समय था कि जब चाइना और हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक ही लेवल के ऊपर थी। हमारे जो एक्सपोर्ट्स चाइना से हमें होता था और हम जो चीज़ें उनको बेचते थे ये ऑलमोस्ट इक्वल था। लेकिन जब और इकोनॉमी की साइज भी एक जैसे थी। आज अगर हम इकोनॉमिक साइज की बातचीत करते हैं तो आपको ये नजर आता है कि चाइना की इकोनॉमी हमारे 3.5 टाइम्स ज्यादा बढ़ी हुई है। यानी 77 तक हम इक्वल थे, लेकिन आज वो बहुत आगे निकल गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि इस समय हमारा देश, ये जो पिछले 20-25 साल है, तो हम एक दूसरे से झगड़ा करने में लगे हुए थे। कश्मीर के अंदर प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान से चल रहा था, नक्सलवाद या माओवाद सेंट्रल इंडिया में बहुत वायलेंस क्रिएट कर रहा था, ईशान्य भारत के अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने देते थे। इसके सिवाय बॉम्ब ब्लास्ट, अभी देखिए मुंबई जो हमारी एक इकोनॉमिक कैपिटल मानी जाती है देश की, वहां पर भी जो हर साल में 2 बार 3 बार बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते थे। तो इससे हमारी इकोनॉमी कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाई, और उसमें ऐड कर दो आप भ्रष्टाचार, उसमें ऐड कर दो पॉलिटिकल इनफाइटिंग, तो ये पिक्चर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आज का हालात ये है कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो चाइना हमें 90 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है हमारे देश को, और जो चीजें हम उनको बेचते हैं वो 2019 में तकरीबन 12 या 13 बिलियन डॉलर्स इतनी चीजें हमने चाइना को बेची है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाइना ने हमें ऑलमोस्ट 7 या 8 गुना ज्यादा चीजें बेची है, जिससे चाइना का बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, जिससे चाइना की जो इकोनॉमी है ये बहुत स्ट्रांग हुई है, जिससे उनकी जो डिफेंस बजट है
ये काफ़ी बढ़ गई है। आज उनकी डिफेंस बजट पूरी दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है अमेरिका के बाद। और इसके बाद क्या अभी कोरोना का समय है या चाइनीज वायरस का समय है, तो इस समय दुनिया के हर एक देश ने अपनी डिफेंस बजट ये कम की है क्योंकि पैसा चाहिए कोरोना के साथ लड़ने के लिए। लेकिन चाइना ने उल्टी चीज की है, उनका डिफेंस बजट 30% से बढ़ा हुआ है। तो यानी कि हमने उनसे चीजें खरीद ली, इसलिए उनकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, इसलिए उनका डिफेंस बजट बढ़ा। और जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ है, इसके लिए उसको पैसे किसने दिए, उसको इकोनॉमिकली किसने सपोर्ट किया, तो उसे इकोनॉमिकली सपोर्ट उन लोगों ने किया जो अभी भी चाइनीज आइटम्स को खरीदते हैं। तो ये जब तक 130 करोड़ इंडियन इकट्ठे ना हो, जब तक हम इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात करते हैं या इकोनॉमिक सबवर्शन की बात करते हैं, आपको याद होना चाहिए कि आज हमारा अर्थव्यवस्था का नुकसान काफी हुआ है कि जिसे कवर करने के लिए हमें समय लगने वाला है। तो पहले हम देखते हैं कि आज चाइनीज इकोनॉमी का क्या हालत है, और दूसरी बात ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी का क्या हालत है, और फिर ये देखते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं जिससे हम ये इकोनॉमिक वॉर या ट्रेड वॉर जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी की मतलब उसमें हमें कितनी कामयाबी मिली है। ये अलग अलग पहलू के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुत सारी चाइनीज इकोनॉमी के बारे में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन है, तो इसलिए सोशल अनरेस्ट है वो बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, तो जो उनकी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट्स ही कम हो गई है, तो वो धोखा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये माना जाता है कि दुनिया में जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, ऑलमोस्ट 60% जो प्रोडक्ट्स है वो चाइना से आते हैं। चाइना लेकिन जब वर्ल्ड पूरा कोई चीज लेना ही नहीं चाहता, तो जाहिर है कि इससे चाइना की इकोनॉमी काफी हिट हो गई है। इतना ही नहीं, तो ये जो चाइना की जो आक्रामक कार्रवाई जो दुनिया के खिलाफ कर रहे हैं, तो वो काफी बार वुल्फ डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। जापान के समुद्र में सबमरीन ले जाओ, तो क्या जापान उनसे चीजें खरीदेगा? अगर आप इंडोनेशिया या साउथ एशिया के देशों को बोलो कि हमारे जो पूरा चाइना समुंदर है ये हमारा है, तो क्या वो आपसे चीजें खरीदने चाहेंगे? खरीद तो रहे हैं क्योंकि मतलब को कोई अभी चारा नहीं है। लेकिन बात यह है कि हर एक देश अभी कोशिश कर रहा है इसे जितना कम हो सकता है इतना कम करने के लिए। तो ये जो एग्रेसिव टैक्टिक्स है, इसलिए पूरी दुनिया उनके साथ गुस्सा हो गई है। इतना ही नहीं, तो चाइना ने बहुत सारे वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा क्योंकि वो एक केस स्टडी है, वो हमें बता सकता है एग्जैक्टली चाइना दुनिया के साथ किस प्रकार से डील कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तकरीबन 4,500 किलो ग्वाडर पोर्ट जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है, वहां से शुरू होता है। इसमें से आधा रास्ता ये 10-12 हजार फीट से ज़्यादा है। वो उसमें से कुछ हिस्सा जो हमारा पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, खास तो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया, वहां से जाता है। उसके बाद वो एंटर करता है शिनजियांग प्रोविंस के अंदर, जो चाइना का एक मुस्लिम डोमिनेटेड भाग है, जो उनका एक वीक पॉइंट है, उनका एक वीकनेस है, या उनकी एक सॉफ्ट अंडरबेली है। तो अभी इस रूट का पाकिस्तान, इसमें $60 बिलियन इतना ज्यादा खर्चा हुआ है। तो कोई बताए मुझे कि इसका कितना इस्तेमाल पाकिस्तान कर पा रहा है? तो उसका शॉर्ट आंसर यह है कि उस रोड की या रेलवे की जो कैपेसिटी है, उससे 1% भी हिस्सा पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्योंकि बात सीधी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन या सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है दहशतवाद। तो खाने के लिए इस रास्ते का कोई फायदा है क्या? उल्टा एक नुकसान उनका ये हो गया है कि उइगर्स, जो कुछ दहशतवादी जो चाइना से अलग होना चाहते हैं, जहां वो दहशतवाद को फैला रहे हैं, उसमें से कुछ लोग अभी रोड का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में जरूर पहुंच रहे हैं। तो उनको तो थोड़ा बहुत फायदा हो गया है, लेकिन
पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं, वो डेट के अंदर यानी कर्जे के अंदर इतने ज्यादा अटके हुए हैं, तो वो वहां से कैसे बाहर निकालेंगे। उनके जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने बोला है कि ये जो डेट लिया है इसे हम कभी भी रीपे नहीं कर सकते, हमें ये कम करो वगैरह वगैरह। चाइना ये कम करेगा क्या? नहीं। इसी प्रकार से अग्रेसिव ट्रीटमेंट चाइना ने की हुई है श्रीलंका के अंदर। हम्बनतोता वहां पे पोर्ट बनाया जहां पे कोई शिप आना ही नहीं चाहता, वो घाटे में चल रहा है। म्यांमार के अंदर उन्होंने रास्ता बनाया, वो घाटे में चल रहा है। मलेशिया के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट किया, वो घाटे में चल रहा है। तो शॉर्ट में मैं ये बोलना चाहता हूँ, वन बेल्ट वन रोड जो अलग अलग प्रोजेक्ट चाइना ने शुरू किए थे, वो उसमें से ऑलमोस्ट सभी ये लॉसेस में है और सभी कंट्रीज अभी एक आर्थिक गुलाम बने हुए हैं चाइना का। तो इसलिए सब जगह पे जो गुस्सा है चाइना में, ये बहुत ही ज्यादा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। हमारे देश ने वन बेल्ट वन रोड के अंदर बिल्कुल प्रवेश नहीं किया। एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये वन बेल्ट वन रोड के कारण उसका नाम आगे भी बढ़ गया है। ये वन बेल्ट वन रोड और वन वायरस, इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए जो ये जो चाइनीज वायरस है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि वुहान में ये वायरस शुरू हो गया और उसके बाद वो चाइना में नहीं स्प्रेड हुआ। जो पास वाली सिटीज थी, शंघाई है, बीजिंग है, वहां पे वो नहीं गया, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में गया, अमेरिका में गया और हमारे देश के अंदर भी आया। ये चाइना में क्यों नहीं स्प्रेड हुआ? तो क्योंकि चाइना ने जो उनकी जो इंटरनल मूवमेंट थी वो पूरी बंद कर दी थी, इंक्लूडिंग पोर्ट्स, इंक्लूडिंग हवाई जहाज। लेकिन जो एक्सटर्नल मूवमेंट थी दुनिया के साथ, ये चालू रही, जिससे ये वायरस बिल्कुल सब जगह पे फैला। और वन बेल्ट वन रोड का सबसे बड़ा जो इफेक्ट हो गया है वो यूरोप के साथ, जिसमें हुआ क्योंकि इटाली का बिल्कुल कबाड़ा हो गया है, उनकी इकोनॉमी उद्ध्वस्त हो गई है। और यूरोप के अंदर जितने सारे एडवांस कंट्रीज है जहाँ पे उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छे हालत में थी, उनका जो मेडिकल सर्विसेज है बहुत ऊंचे दर्जे के है, लेकिन वो उनका हालात अभी बहुत ही खराब हो गया है। तो ये जो हमने जो वन बेल्ट वन रोड पे हिस्सा नहीं लिया, ये हमें जरूर इसका फायदा हुआ। आज कोरोना के खिलाफ जो हमारी देश की लड़ाई है, अगर आप कंपैरेटिव मेरिट देखते हैं तो दूसरी देशों के तुलना में हमने ज्यादा अच्छा काम किया है। अभी ये जो इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, इसको हमने एक इकोनॉमिक वॉर या कोरोना का जो लड़ाई चल रहा है, तो ये एक संकट है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक देश के एक देश हम सब करना ये चाहिए कि वी शुड कन्वर्ट दिस क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदली करना चाहिए। तो क्या ये बदली हो रहा है कि नहीं? तो उसका शॉर्ट आंसर है कि काफी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही है, जिसका हमें कुछ फायदा तो जरूर हो रहा है। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आज जो चाइना हमारे इंडस्ट्री में बिल्कुल सबवर्ट कर रहा था, हमारी बीएसएनएल कंपनी है, वहां पे उन्होंने 4G का सपोर्ट देना था, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल हो गया है। इसके सिवाय रेलवे जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे टेलीकम्युनिकेशन के लिए, वो कैंसिल हो गया है। जो हमारी मेट्रोज है वहां पे 10-12 कोचेस वो चाइना से खरीद रहे थे, वो कैंसिल हो गया है। महाराष्ट्र जहां से मैं आ रहा हूं, वहां पे एक उनकी 5000 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट होने वाली थी तळेगाव या पुणे के, वो अभी ऑन होल्ड है। इसके सिवाय गवर्नमेंट ने एक अभी नया नियम शुरू किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कोई भी चीज जो बाहर के देश से आती है, वहां पर वो किस देश में बनी है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे में से 100% इंडियंस चाहते हैं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन, उनके ऊपर बॉयकॉट करें। लेकिन काफी बार एक सामान्य आदमी को कठिनाइयां आती है, उसे पहचाने कैसे? उसे पहचानने के दो तरीके हैं। एक तो उसके ऊपर जो बारकोड होता है, वो चाइनीज बारकोड एक अलग ही होता है और बाकी हर एक देश का बारकोड ये अलग होता है। तो उससे हम पहचान सकते हैं। हम किसी शॉप में जाए, वहां से हम कोई चीजें खरीदना चाहते हैं, तो आप शॉपकीपर से पूछ सकते हो कि ये कहाँ पर बनाया हुआ है। और गवर्नमेंट अभी
ये भी रूल बनाया है कि जो भी मेड इन चाइनीज चीज है वो चाहते हैं कि जुलाई कि अभी अगले कुछ दिनों के अंदर ये शॉप से पूरी तरह से निकाल दे। तो अभी प्रोडक्ट के ऊपर आप जब लिखोगे मेड इन चाइना तो आपको ये इसको ठीक तरह से पहचानना काफी आसान हो जाएगा। हमारी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री है, खास तो स्मॉल स्केल सेक्टर वाली, मिडिल स्केल सेक्टर वाली, उन्होंने इकट्ठा आकर एक फैसला किया है जिसमें उन्होंने ये निश्चय किया है कि उन्होंने 500 कैटेगरीज ऑफ वेरियस आइटम्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। और ये जो चाइना से आते थे अभी वो चाइना से नहीं आएंगे और ये हमारे देश के अंदर ही बनेंगे, इस प्रकार का निश्चय किया है, जिससे ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की जो ट्रेडिंग चाइना के साथ हो रही थी वो अभी खत्म हो जाएगी। अभी जो चाइनीज की जो छोटी छोटी चीजें हैं, मोबाइल फोन्स है, एप्स है, छोटी मोटी चीजें जो दिवाली में हम इस्तेमाल करते हैं, दशहरा के समय इस्तेमाल करते हैं, लाइट की मालाएं है, गणेश जी की मूर्ति है, ये जो चीजें सब चाइना से आती थी वो अभी नहीं आएगी, जिससे एक अच्छी चीज होगी कि हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसे एक बहुत ही अच्छी कामयाबी मिलेगी। इतना ही नहीं, जो सरकार ने एक महीना पहले, अगर मुझे डेट ठीक तरह से याद होगी, तो एक फैसला किया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो चाइना से आती थी वो अभी हमने उसको रोका है, क्योंकि कार्रवाई ये हो रही थी कि इसलिए कि इकोनॉमी के हालात खराब है, इसलिए जो हमारा स्टॉक मार्केट है वहां पे जो हमारे शेयर्स है उनकी कीमत काफी कम हो गई थी। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कंपनी की जो शेयर वैल्यूज थी वो ऑलमोस्ट कई जगह पे 50%, 60% से इतनी ये कम हो गई थी। और चाइना हमारे HDFC जो एक हमारी बहुत कामयाब कंपनी है उनके शेयर्स खरीदना चाहता था, तो हमने इसे रोका है। गवर्नमेंट ने हुक्म लाया कि कोई भी जो देश जिनकी बॉर्डर हमारे साथ है वो हमारे अभी कोरोना का जब तक लड़ाई खत्म नहीं होता तब तक हमारे शेयर्स नहीं खरीदेगा। ये एक अच्छा डिसीजन है। हमने चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब है, क्योंकि भूटान तो हमारे से कोई शेयर खरीदता नहीं है, पाकिस्तान तो ऐसी चीज कभी करेगा नहीं, तो ये रोक जो था पूरा चाइना के ऊपर ही था। एक चीज आपको याद होना चाहिए कि चाइना ने जो हमारी इकोनॉमी में जो सबवर्शन करना शुरू कर दिया वो एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, इसे सबको समझ में आना चाहिए। आस्ते आस्ते उन्होंने हमारे इंडस्ट्री में वो आ गए, फिर उन्होंने बोला कि आपके जो आप छोटी मोटी चीजें जो लेते हो वो हमारे से लो, क्योंकि हम आपको सस्ते देंगे, तो हमने वो लेनी शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने जो मिडिल स्केल सेक्टर था उसको भी वहां से निकालना शुरू कर दिया। और अल्टीमेटली आज हालात ये हो गया है कि हमारे कुछ कॉरपोरेट्स है यहाँ पे उनकी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि वो बोलते हैं कि चाइना बिना हम जी नहीं सकते हैं। अगर चाइना के सिवाय अगर आपने किसी और देश से कोई चीज लेनी है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी कीमत 15% या 20% से ज्यादा हो जाती है। तो चाइना ने जो इस प्रकार से जो सबवर्शन किया, इसे मैं पहले आर्थिक घुसखोरी बोलूंगा, आर्थिक घुसखोरी अल्टीमेटली आर्थिक आक्रमण के अंदर कन्वर्ट हो गई। मैं आपको कुछ डेट्स बोलना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से हमारे टीवी के ऊपर एक डिबेट चल रहा है कुछ चैनल्स के ऊपर कि चाइना ने हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ दोस्ती की और उसके बाद उन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टीज को जो अपनी जो देश की पॉलिसीज होती है वो इस प्रकार बनने के लिए मजबूर कर दिया कि जिससे चाइना का जो हमारे देश में जो एक्सपोर्ट्स हो रहा था वो बहुत ही बढ़ गया। आपको मैं एक दो डेट्स देना चाहता हूं कि 2004 अगर डेट्स मुझे ठीक तरह से याद है तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो चाइना हमें करता था और जो चीजें हम उनको खरीद करते थे वो ऑलमोस्ट इक्वल थे, यानी कि इंपोर्ट्स वाज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, कि जो कि एक अच्छी चीज है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर उसमें टेढ़ा मेढ़ा हो जाए
तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इतना ही नहीं तो ये हमारी जो सामरिक हम जिसे बोलते हैं कि जो हमारी डिफेंस जो रक्षा नीति है उसके लिए ये खराब है। हमारा जो सामरिक इंडिपेंडेंस है उसके लिए खराब है, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है और अचानक उसकी जो चीजें जो चाइना हमें भेज रहा है वो रोक लेता है तो ये हमें बड़ा नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए कि हमारी जो टेलीकम्युनिकेशंस है उसके अंदर चाइना की जो घुसखोरी है ये बहुत ज़्यादा है। हमारे जो स्विचेस है वो चाइना के हैं, हमारे जो टावर्स है वो चाइना के हैं, हमारे जो मोबाइल्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑलमोस्ट 50 to 60% चाइना के हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरा मोबाइल चाइना का नहीं है, क्योंकि मैं देशभक्त हूं। मैंने मोबाइल जो खरीदा हुआ है इसमें चाइना का एक भी हिस्सा नहीं है। मुझे भरोसा है कि आप सभी ने ऐसे ही किया होगा कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, मोबाइल है या लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या और कोई भी डिवाइस, ये चाइना का होना ही नहीं चाहिए। तो ये 2004 के बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो तफावत थी वो इतनी ज्यादा हो गई कि आज आप देखेंगे आज के फिगर्स क्या है। तो 90 करोड़ 90 बिलियन डॉलर्स का सामान चीन ने हमें बेचा और हमने उनको सामान बेचा वो 12 बिलियन डॉलर्स था, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ये ऑलमोस्ट 78 बिलियन डॉलर्स इतना हो गया। अभी देखिए कितनी खराब बात है, हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है। जब से जो अभी की सरकार है, जब से ये सरकार आई हुई है 2014 से, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो तफावत है उससे कम करने की। लेकिन चाइना इतनी ज्यादा बदमाशी कर रहा है, वो केवल हमें बातचीत करने के अंदर अटका देता है और बातचीत करता रहता है। काफी बार वो क्या बदमाशी करते, वो आपको आश्वासन देते हैं कि हाँ हम आपसे ये प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन बात करते हैं लेकिन लेते कुछ नहीं। उनकी कोई टीम हमारे देश में कभी आ जाती है, वो 2-3 महीना यहाँ पे रहती है, एंजॉय करती है, लेकिन जाने के बाद बोलती है कि आपका जो प्रोडक्ट है ये हमें मान्य नहीं है, टेक्निकल कारण निकाल देते हैं। तो ये इस प्रकार से पिछले 5 साल से हमारी गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है उसको रोकने की, लेकिन चाइना हमें कहीं ना कहीं अटका देता ही है, जिससे तफावत है वो अभी तक कम नहीं हुई है। तो इसलिए आज जरूरत क्या है कि एक ऑल आउट वॉर जो चाइना के खिलाफ हमने लॉन्च करना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि एक ट्रेड वॉर जिसकी हम बात करते हैं तो हमेशा लोग सोचते हैं कि ये ट्रेड वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है, लेकिन ये बाकी कहीं नहीं। यही ट्रेड वॉर आज उन्होंने यूरोप के खिलाफ भी चलाया है और यही ट्रेड वॉर आज वो हमारे देश के खिलाफ भी कर रहे थे। इसीलिए आज की जरूरत यह है कि जो अनइसेंशियल चीजें हैं वो बिल्कुल ही हमारे लाइफ से निकाल दो। एक दो एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि पिछले दिवाली में 1800 करोड़ रुपीस के क्रैकर्स हमने चाइना से स्मगल किए। आपको एक चीज और मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि चाइना का हमारे साथ एक लीगल ट्रेड होता है कि जो नॉर्मल होता है, लेकिन हमारे में से कुछ लोग इंडियंस जितने ऑनेस्ट होने चाहिए उतने ऑनेस्ट नहीं है। इससे क्या होता था कि समझ लीजिए कि आपने चाइना से 10 करोड़ के गुड्स एक किसी व्यापारी ने खरीद लिए, तो वो कंटेनर में से बाय समुंदर से वो हमारे जो अलग अलग पोर्ट्स है, जैसे कि मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, JNPT, या हमारे 12 बड़े मेजर पोर्ट्स है, वहां से वो हमारे देश के अंदर आते थे। लेकिन वो जो व्यापार है वो इतना ज्यादा है कि इस कंटेनर को चेक करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, इसलिए वो चेक होता ही नहीं था। तो होता ये था कि आपने 10 करोड़ का सामान उस कंटेनर में लाया है कि जो पूरा बंद है। कंटेनर क्या होता है उसकी फिगर आप उसकी ड्राइंग आप देख लीजिए। जो महाराष्ट्र में रहते हैं आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े ट्रक्स के ऊपर कंटेनर जाते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, और वो हर एक हमारे देश में कहीं हर एक जगह पे जाते हैं जो हमारे नेशनल हाईवेज है उसके ऊपर। तो ये कंटेनर्स पे सामान लाया 10 करोड़ का, लेकिन जो इनवॉइस होता था, जो डॉक्यूमेंट आप दिखाते थे, उसमें ये दिखाया जाता था कि ये केवल 1 करोड़ का है।
यानी कि लाया एक्चुअली 10 करोड़, लेकिन कागज के ऊपर लिखा हुआ है 1 करोड़। तो उससे क्या होता था कि 1 करोड़ की जो चीजें है वो हम उसके लिए वो व्यापारी जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है वहां से वो पैसा चाइना को देते थे। लेकिन अभी जो 9 करोड़ है, जो अभी एक इलीगल ट्रेड हो गया है या उसका हम स्मगलिंग बोल सकते हैं, इसका पेमेंट कैसे करेंगे? इसका पेमेंट तो आप ये एक दिखाया है और अभी 10 करोड़ पेमेंट क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए वो एक हवाला रूट से या इलीगल रूट से होता था। ये कैसे पता? इसका कारण सीधा साफ है कि आज जो चाइना की जो करेंसी है जिसे युआन बोला जाता है, वो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में से खरीदना चाहते हो ऑफिशियली, तो आपको शायद 8 या 9 रुपए के लिए एक युआन शायद आज का रेट होगा। लेकिन जो इलीगल मार्केट है, जो ब्लैक मार्केट है, वहां पे युआन की कीमत ये काफी ज्यादा है। माना जाता है 12 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपए। अगर ब्लैक मार्केट में युआन की कीमत ज्यादा है और ऑफिशियल मार्केट में कम है, तो ये बताइए कि ब्लैक मार्केट किसके लिए किया जाता है? सस्ता पड़ता है इसलिए। अगर तो हम ब्लैक मार्केट में युआन को क्यों खरीदे? आप ब्लैक मार्केट में युआन को खरीद रहे हैं क्योंकि आपने इलीगल किया है या स्मगलिंग किया है चाइना के साथ, इसलिए वो आप उस खरीद रहे हैं। तो इसलिए ये रेट ऑलमोस्ट डबल था, मतलब काफी ज्यादा था। तो इलीगल ट्रेड काफी ज्यादा था। लेकिन मैं अभी बोलना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से चाइना से जो भी चीज आती है कंटेनर्स, इसे बिल्कुल चेक किया जाता है। इसलिए ये जो इलीगल ट्रेड था या जिसे हम स्मगलिंग भी बोल सकते हैं, ये अभी काफी कम हो गया है। शायद 100% अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उनको बहुत ही धक्का मिला है, इसके बारे में कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। तो इलीगल ट्रेड की मात्रा अभी काफी कम हो गई है। लेकिन चाइना की बदमाशी केवल यहाँ पर रुकी नहीं है। चाइना क्या करता है कि जो हमारे देश के जो इतर मतलब जो साथ वाले देश है, वहां से भी वो चीजें हमारे देश में स्मगल करता है। एक एग्जाम्पल दिया जाए था जब नेपाल ने हमारे साथ पंगा ले लिया और बोला कि भारतीय जो है वो कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजरस है। लेकिन नेपाल का असली धोखा ये नहीं है, क्योंकि नेपाल में कुछ करने की ताकत नहीं है। लेकिन नेपाल को जो हमें धोखा है वो वहां से जो चीजें हमारे देश में स्मगलिंग होती है उसमें है। अगर आप नेपाल का देखेंगे, जो नेपाल का ट्रेड चलता है चाइना के साथ, आपको समझ में आएगा कि इतना चीजें नेपाल ने चाइना से लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है ही नहीं। फिर भी वो इतनी चीजें कैसे लाते हैं? कारण साफ है कि नेपाल में वो चीजें आती है, कम कीमत में आती है और वहां से हमारे देश में स्मगल की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा नेपाल चाइना करेक्शन जो नेपाल और हमारे देश का जो बॉर्डर है वो काफी खुला है और वहां पे एक दूसरे के देश में जाने के लिए वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे बाकी देश में जाने के लिए पड़ती है। और वहां पे हमारा सीमा सुरक्षा बल उसके तरफ देख रहा है सुरक्षा के लिए, लेकिन वहां पे और ज्यादा कठिन स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। तो स्मगलिंग नेपाल से होती है, स्मगलिंग हमारे देश में चाइनीज आइटम की म्यांमार से होती है, स्मगलिंग हमारे देश के अंदर बांग्लादेश से होती है। तो ये जब सभी जो सीमाएं है, इसे हमें रोकना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, तो स्मगलिंग समुंदर से भी होती है। ये मत सोचना कि समुंदर से केवल दहशतवादी आते हैं। वो आए थे 26/11 में, उसके बाद कोई नहीं आया। लेकिन समुंदर से भी इलीगल ट्रेड भी होता है, स्मगलिंग भी होती है। और उसमें से एक जो चीजें है जो कुछ जिसे जो मिडिल ईस्ट से जो चीज स्मगल होके, तो वो भी वहां से आती है। तो हमारा एक देशभक्त नागरिक बन के क्या काम है? अगर आप सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं या बिहार में रहते हैं, जिसका बॉर्डर मिला हुआ है नेपाल के साथ, बिल्कुल कोई भी चीज जो नेपाल से आती है वो मत खरीदो। बी इंडियन बाय इंडियन। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं तो जो बांग्लादेश की चीज आती है या म्यांमार से आती है वो बिल्कुल मत खरीदो। अगर आप कोस्ट लाइन के ऊपर रहते हैं, वहां पर कोई बाहर के देश की चीज आती है जो आप आराम से पहचान सकते हैं कि क्या वो हमारे देश में नहीं बनी है कि नहीं बनी है,
उसे मत खरीदो, क्योंकि जब तक हम एक एज अ कंज्यूमर इस प्रकार की कोई चीज नहीं खरीदते तब तक हमारे जो व्यापारी है उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा। हम किसी भी शॉप में जाते हैं, किसी व्यापारी जो इस प्रकार की चीजें कर रहा है उसे वार्निंग देने की जरूरत है कि अगर आप ये चीज इस प्रकार से स्मगलिंग करोगे, इस प्रकार से इलीगल ट्रेड करोगे, चाइना की चीजें रखोगे, या वो कहीं से भी आई होगी हो, हम आपके शॉप में नहीं आएंगे। तो यानी कि जो ये सब हम भारतीय है, हमारा इसमें हिस्सा जो है ये बहुत ही बड़ा है। हमारे काम जो हम करते हैं ये हम अगर हमने बिल्कुल निश्चय किया तो हम ये कर सकते हैं। हमारे ट्रेडर्स ने अभी कुछ ऑनेस्टी दिखानी शुरू कर दी है, लेकिन जब 100% ट्रेडर्स ऑनेस्ट नहीं होते तब तक इसमें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जो सबसे बड़ा सीरियस जो चीज है वो है हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड का, उनका जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, वो कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए अभी मेक इन इंडिया के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो शुरू हो गई है। कुछ चीजें हम हमारे देश में बनाएंगे, कुछ चीजों में जो टेक्नोलॉजी है हम इतर देशों से ले रहे हैं, जैसे कि ताइवान है, जापान है, साउथ ईस्ट एशिया के अलग देश है, कुछ यूरोप के देश है। तो ये कार्रवाई शुरू हो गई है। इसका इरादा ये है कि जो अपना जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर है वो अगले कुछ दिनों के अंदर, अगले कुछ 1-2 साल के अंदर ये खत्म होनी चाहिए, ताकि हमें जो एक सामरिक आज़ादी है वो चाइना से हमें मिलेगी। अभी क्या हमारा ये जो बॉयकॉट सक्सीड हो रहा है कि नहीं, तो इसके ऊपर चाइना की जो एक ही न्यूज़पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसे ग्लोबल टाइम्स बोला जाता है, वो एक्चुअली चाइना का मुखपत्र है। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि इंडियंस जो इस प्रकार से बॉयकॉट कर रहे हैं वो हमें हमारा बॉयकॉट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें हमें हमारी सस्ती चीज़ों की आदत हो गई है। लेकिन कुछ दिन पहले की ही बात है, चाइना का ग्लोबल टाइम्स ने अपना बोलने का तरीका थोड़ा बदली कर दिया और उन्होंने बोला कि हाँ, कुछ इंडियंस बॉयकॉट हमारे पे जरूर कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को जरूर जला रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही लोग, ज़्यादा लोग नहीं है। और इंडियंस को समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होगी बॉर्डर के ऊपर वगैरह, जिससे गुस्सा आगे, ये हम हल कर सकते हैं एक दूसरे से बातचीत करके। यानी कि वो जो लद्दाख में जो उन्होंने एग्रेशन किया वो छोटी मोटी चीज बोलते हैं, और वो कुछ बोलते हैं कि कुछ लोग हैं, यानी कि इंडियन आर्मी शायद, कि जो उनको लद्दाख में घुसने नहीं दे रही है। याद रखिए, जो लद्दाख में की घुसखोरी है उसे हमने अच्छी तरह से रोका है। आपको याद होना चाहिए कि 15-16 जून की रात को जो हुआ था, ये एक इतना आक्रामक कार्रवाई इंडियन आर्मी ने की थी कि इससे क्या हुआ कि आपको अगर शॉर्ट में इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा तो ये इतना ही मैं बोलूंगा कि चाइनीज ने बोला था कि हम गलवान से वापस जाएंगे। CO-16 बिहार कर्नल बाबू उसे देखने के लिए गए थे, उनके ऊपर चाइना ने हमला किया। चाइनीज सोल्जर्स ने, वो प्री प्लान था, उन्होंने पहले से ही वो फैसला करके रखा था। और तुरंत क्या हुआ, तो उसके बाद वो जख्मी हो गए, सीरियसली जख्मी हो गए। तो जो उनके साथ जो उनके बाकी ट्रुप्स थे, उन्होंने जब देखा कमांडिंग ऑफिसर पलटन के लिए एक गॉड के मुताबिक होता है, तो ये सभी बिहारी उठे, 16 बिहार, और उन्होंने चाइना के ऊपर हमला। उनके वहां पे हथियार ले जाने के लिए अलग नहीं है, लेकिन चाइना के लोगों से ही डंडे छीन लिए और उनके ऊपर हमला कर दिया। और उनके साथ फिर जो बाकी लोग, बाकी जो बटालियंस वहां पे थी, उनके घातक प्लाटून यानी कमांडो प्लाटून, वो भी उसमें ज्वाइन हो गए। कुछ आर्टिलरी के यूनिट्स भी इस हल्ले में ज्वाइन हो गए। 7-8 घंटा 15-16 जून के रात को ये मुठभेड़ चलती रही, और इसमें इतना हमने चाइनीज सोल्जर्स की पिटाई की। जब सुबह आ गई तो रिजल्ट ये था कि हमने, हमारे 20 सोल्जर्स ने तो हमारे अपनी जान वहां पे दे दी देश के लिए, लेकिन चाइना के 53 या 54 सोल्जर्स मारे गए और काफी सारे जख्मी हो गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है जिसके बारे में अमेरिका ने ये कंफर्म किया है, जो हेलीकॉप्टर्स पीछे कैजुअल्टीज को ले जा रही थी उससे पता लगता है, वगैरह वगैरह। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, अगर आपको इस इलाके का इतिहास पता है तो इस लद्दाख के अंदर 1962 के लड़ाई के अंदर एक रेजांगला नाम की जगह के ऊपर एक लड़ाई हुई थी,
जब भारतीय सोल्जर ने बहुत ही बढ़िया फाइट दी थी और चाइनीज एडवांस तरफ हो रहा था, उसे रोका था। तो ये एक बहुत ही कामयाब लड़ाई मानी जाती है और 100 सोल्जर्स जो कंपनी कुमाऊं की वहां पे थी, उन्होंने अपना पूरा प्राण दिया, लेकिन चाइनीज आगे नहीं आ पाए। तो रेजांगला की लड़ाई के साथ गलवान की लड़ाई की तुलना होगी जब इतिहास लिखा जाता है। इसके 2-3 रिजल्ट हो गए। गलवान से चाइना अभी पीछे हटा हुआ है, जो एक अच्छी बात है। इतना ही नहीं तो इसके सिवाय जो चाइनीज जनरल था जिसने ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया था, जो तिब्बत के इंचार्ज थे, उसे चाइना ने सैक कर दिया है, उनको बरतरफ किया है। अगर ये कार्रवाई अच्छी होती तो जाहिर है कि उसे उन्होंने बरतरफ नहीं करना था। तो ये एक चाइना को एक बहुत ही लखा हुआ है, उसमें किसी के दिल में शक नहीं होना चाहिए। लेकिन चाइना अभी आपके साथ बाकी और ये चीजें याद रखेंगे वो कि इंडियंस किस प्रकार से लड़ते हैं। लेकिन जो आपको रूल्स पे फंसाना, आपके साथ निगोशिएशंस करते रहना, आपके साथ बातचीत करते रहना, पीछे ना हटना, ये काफी दिन चलने वाला है। तो हमें एक लंबे लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। अभी मेक इन इंडिया के अंदर सरकार ने बहुत सारी चीजें शुरू की हुई है, जिसमें 3 लाख करोड़ का एक कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन सामने देना शुरू कर दिया है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, 20,000 करोड़ के जो डेट्स थे, ये छोटे और मध्यम वर्ग के दर्जे के इंडस्ट्री को उसे लोन वेवर कुछ देर के लिए मिला हुआ है। हम इक्विटी इन्फ्यूजन कर रहे हैं एमएसएमई के लिए सस्ते में लोन देने के लिए। हमने जो एमएसएमई की जो उनकी पहले वैल्यू के ऊपर वो डिपेंडेंसी थी, उसे अभी बड़ा कर दिया है, क्योंकि एमएसएमई छोटी नहीं हो सकती, उन्होंने भी थोड़ा बढ़ना चाहिए और उनकी साइज होनी चाहिए ग्लोबल एक्सेप्टेंस के मुताबिक। हम जो चीजें हर एक चीजें पहले दुनिया से बाहर से लेते थे, वो हमने अभी रोका हुआ। अभी हमने बोला है कि 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स होंगे वो केवल देश के अंदर ही खरीदे जाएंगे, जिससे हमारी छोटी जो इंडस्ट्री है उनको मदद होगी। जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट जो ये होता है, उसके लिए सरकार ने बहुत मदद दी हुई है। एक वन टाइम कंट्रीब्यूशन सरकार ने पूरी इस इंडस्ट्री के लिए किया हुआ है। लिक्विडिटी जो इन्फ्यूजन होता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी कोरोना के कारण लिक्विडिटी क्राइसिस बढ़ी हुई है, तो वो बढ़ा दिया है। पार्शियल क्रेडिट स्कीम ये बढ़ाई हुई है। कॉन्ट्रैक्टर, तो ये सब चीजें की हुई है, इसका नतीजा अच्छा हो रहा है। और मुझे अभी ये मिल रहा है कि अभी अगले 2-3 मिनट में मैंने रोकना चाहिए, ताकि आप अगर कुछ सवाल जवाब होंगे, कुछ बोलना होगा तो आप कर सकेंगे। तो मेक इन इंडिया में काफी सारी चीजें हुई है और आगे हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन मेरा इसमें एक लास्ट वाली बात यह है कि अभी भी काफी सारे कॉरपोरेट्स हैं, वो बोलते हैं कि हम चाइना के बिना जी नहीं पाएंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैं फौज में था, आपके वाइस चांसलर भी फौज में थे, उनको याद होगा कि हमारे वहां पे स्विमिंग कैडेट को आना बड़ा कंपलसरी था और कुछ लोग हमारे में से थे जिनको स्विमिंग नहीं आती थी। तो फौज ने क्या किया, एक दिन नॉन स्विमर्स जो थे, जो तैरना नहीं जानते थे, उनको एक दिन की कोचिंग दे दी और दूसरे दिन उनको पानी में ढकेल दिया गया और 2-3 मिनट वो पानी में डूब रहे थे। फिर उस दिन उन्होंने अपना केवल गर्दन पानी के ऊपर रखा और तीसरे दिन वो स्विमिंग सीख गए। तो मेरे ख्याल से हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो ओवर डिपेंड हुए हैं चाइना के साथ, उनको इस तरह से पानी में ढकेल देना ही चाहिए। अगर हम आपको वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री बनना है, हमारे कुछ सेक्टर्स वर्ल्ड क्लास जरूर है, लेकिन बहुत सारे नहीं है। हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। तो चाइनीज का मॉडल स्टडी करते, जिस प्रकार से उन्होंने चीजें की है, इस मॉडल को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मैं आपको एक अच्छी बात बोलना चाहता हूं कि कुछ हमारे जो इंडियंस जो पूरी दुनिया में बड़े कामयाब हुए हैं, बड़े अच्छे एंटरप्रेनर्स हैं, उनके भी दिमाग का हम इस्तेमाल करते हुए उनसे मेंटरिंग प्रोग्राम हमने कर दिया है, जिससे हमें बिजनेस को एक वर्ल्ड क्लास एडवाइस मिलेगी, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी उनके पास आएगी। ये जो इंडियंस बाहर है वो इंडस्ट्री में स्टार्टअप में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये सब बहुत ही अच्छी चीजें जो है ये हो रही है। तो बिल्कुल जाहिर है कि हमें इसमें कामयाबी मिलेगी और हम सब होंगे कामयाब। लेकिन 130 करोड़ इंडियंस जब तक इसमें शामिल ना हो, बॉयकॉट करने के अंदर दुकानदारों को बताने के लिए हम आपसे कोई चीज नहीं लेंगे जो चाइनीज है, कॉर्पोरेट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए,
तब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते हैं। शुरुआत हमने अच्छी की हुई है, आशा करते हैं कि ये आगे चलता ही रहेगा। और जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है ये हमें दिखाना पड़ेगा। एक रिसर्च हुआ था तब उसमें ये सामने आया था कि जिस देश के नागरिक बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, वो बहुत ही इनोवेटिव है, कायदे का पालन करते हैं, रूल्स का पालन करते हैं, देश के लिए कुछ करने की उम्मीद रखते हैं, देश को पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं, ये नहीं कि आप मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे इसका पैकेज चाहिए, तो वो देश आगे प्रगति करता है। तो आज आपने मुझे बुलाया, मुझे आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया, मैंने आपसे बातचीत की और मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूं कि हमारा लास्ट चीज ये होना चाहिए कि हम जिस फील्ड के अंदर है वहां पे हम वर्ल्ड क्लास बनेंगे। आप अभी स्टूडेंट्स है तो वर्ल्ड क्लास बनो, आप अर्जुना जैसे बनो। अगर आप टीचिंग फैकल्टी में है तो आप द्रोणाचार्य बनो, या आप कोई बाद में जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो जो बेस्ट इन द वर्ल्ड है वो बनने की कोशिश करो। अगर हम ये सब करेंगे तो हम होंगे कामयाब। और ये जो चाइनीज ड्रैगन का जो चैलेंज है ट्रेड वॉर का, इसे रोकने में हमें कामयाबी मिलेगी और इससे उनकी आक्रामकता भी कम होगी। तो मैं यहीं पे रोकता हूँ। और इसके बाद अगर कोई सवाल जवाब है तो मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आवाज बहुत कम थी रवि जी, जब आप सवाल पूछेंगे या कोई भी पूछेगा तो ऑडियो का जरा वॉल्यूम जरूर बढ़ा देना, क्योंकि आपकी जो आवाज थी वो बहुत ही कम थी। रवि जी, ओवर टू यू। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लगता है आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सर वॉल्यूम तेज करना चाहिए, मुझे लगता है। बाकी अदरवाइज वॉल्यूम मेरा ठीक आ रहा है, बाकी दर्शकों को मेरा वॉल्यूम ठीक आ रहा है। आपकी जो डिवाइस है शायद आपको उस पर तेज करना पड़ेगी आवाज। रवि जी, आपकी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सर मैं वो आपकी आपको डिवाइस सुन पर नहीं आपको पा रहा हूं। चेंज करना पड़ेगा, आपकी डिवाइस पर आपको बढ़ानी पड़ेगी वॉल्यूम। एक मिनट मैं कोशिश करता हूं। हाँ, आप जो हाँ डिवाइस यूज, हाँ अभी हाँ, बेटर है? ओके ओके। हाँ, अभी अभी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल हाँ, शायद बिल्कुल। वो अभी उसमें बोलिए। डिवाइस अपने मोबाइल पर ही कम रखा हुआ होगा। सर एक ओके ओके। हम एक साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अभी लाइव हैं, तो कुछ सवाल जो आए हैं वो हमने कोलेट किए हैं, जिसमें से पहला सवाल आपने एचडीएफसी बैंक के बारे में बताया। तो एक सवाल ऐसा आया है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ऑलरेडी 1.01% एचडीएफसी बैंक में स्टेक ले लिया है। ये तो सिर्फ 18 अप्रैल 2020 को ही हुआ है कि सरकार ने किसी भी एफडीआई के लिए, अगर चाइना से कोई भी एफडीआई की अगर एक रिक्वेस्ट आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए। तो ये सिर्फ अभी गत 1 महीने 2 महीने पहले ही इस तरह का नोटिफिकेशन आया है, उससे पहले ऑलरेडी एचडीएफसी में स्टेक जा चुका है। और सर इसी तरीके से अगर जो दूसरे चाइना के इन्वेस्टमेंट हैं, आप देखेंगे पिछले 3 साल में 2014 में जहां $1.6 बिलियन उनका इन्वेस्टमेंट था, 2019 में वो $8 बिलियन, 2017 में $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। और हमारे जो सारे मेन स्टार्टअप्स हैं, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला, बाइजू, गाना, इन सारे स्टार्टअप्स में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। आपको लगता है कि एक रणनीति के तहत पिछले 3-4 सालों में चाइना ने जो हमारे मेन स्टार्टअप्स थे या मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनमें स्टेक लेना शुरू किया? पूछा है, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। मैं आपको पहले ये बोलना चाहूंगा, वैसे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो देश में आती है वो आमतौर पे वेलकम होती है, लेकिन वो शेयर्स को आधी चीज भी खरीद नहीं सकते, क्योंकि जब एफआईआई अपने पास आते हैं तो आपको सस्ते में पैसा मिल जाता है इस्तेमाल करने के लिए। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है अच्छी चीज मानी जाती है। लेकिन अभी हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना जो हमारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो अलग देशों से कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूं कि मुंबई के अंदर जो बीडीडी चाल है वहां पे रीडेवलपमेंट का ये शुरू हो गया, और वहां पे एक महाराष्ट्र ने वो टेंडर जीत लिया, तो लोगों को बहुत अच्छा हो गया, मराठी मानुस आगे चला गया करके। लेकिन बाद में पता लगा कि उसके पीछे चाइनीज थे, क्योंकि उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं थी।
तो वो सामदंड भेद का इस्तेमाल करके कभी नेपाल रूट से आ जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया के थ्रू आ जाओ, कभी साउथ ईस्ट एशियन के थ्रू आ जाओ, अलग अलग मल्टीपल रूट से वो आ रहे थे। तो इसलिए अभी सरकार ने जिसमें चाइना का कुछ यह है उसे उसके ऊपर देखना शुरू किया, क्योंकि वो समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, किस रूट से आ रहे हैं, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। आपने जो पूछा ये अलग अलग स्टार्टअप्स है, ओला है, पेटीएम वगैरह, जिसमें चाइना आ गया है, इसका मैं आपको शॉर्ट में आंसर ये देना चाहता हूं कि वन बेल्ट वन रोड में तो हम शामिल नहीं हुए, क्योंकि हम चाइना के साथ इस प्रकार से मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल वन बेल्ट वन रोड है, वहां पे चाइना ने घुसखोरी की। जो हमारे ब्राउजिंग कंपनीज है, हमारी जो स्टार्टअप कंपनीज है, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, हमारी जो हार्डवेयर कंपनीज है, यानी कि अलग अलग ये किया हुआ है। और हमारी सामरिक आजादी के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे ये जो चीज है इसे रोकना ही पड़ेगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल चीज उसे आपको हैं। अगर आजकल जो मैंने एक चीज के बारे में शॉर्ट में बात करने की कोशिश की थी कि चाइना हमारी इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, जिसे बोलते हैं बिग डेटा वॉर। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में अगर हिस्सा है तो वहां से इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि जो जैसे मेरा मोबाइल है इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो पूरी कुंडली उनको पता लग जाता है, जिससे वो मैं क्या रहा हूँ, किसके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ये सब भी पता लगता है। तो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के अंदर जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वहां पे चाइना अंदर आने नहीं देना चाहिए। ये रूल होना चाहिए। शायद ये गवर्नमेंट यही करने वाला है, इसलिए हमने 4G को अभी निकाल दिया है। अभी हमने जो हम चीज खरीदने काफी कुछ चीजें वो कम कर रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा धक्का चाइना को दे सकते हैं कि अभी चाइना का जो हुआई कंपनी है ये 5G के ट्रायल के अंदर शामिल है। ठीक है, तो अगर उसको अभी तक यूरोप ने काफी देशों ने निकाला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने निकाला हुआ है, सिंगापुर ने निकाला हुआ है, तो शायद समय आ गया है कि हम भी उसको निकाल दें। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही था कि उसके जो 18 अप्रैल के पहले जो इन्वेस्टमेंट हुई थी वो तो इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन 1% शेयर लेने से इतना डरने की भी बात नहीं है। हमारा देश भी काफी ताकतवान है। मैं ये बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट जो चाइना की जो नॉन कोर सेक्टर्स है इसके अंदर आ सकती है। मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूंगा तो मेरा ये हमेशा रहा हुआ है कि हम नक्सल अफेक्टेड एरियाज के अंदर रोड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूं कि ये रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी चाइनीज को दे दो, ताकि रोड बन जाएगी वहां पे। तो यानी कि इतना भी उनसे डरने की चीज नहीं है। लेकिन जो कोर सेक्टर्स है, खास तो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, वहां पे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो वहां पे मेन प्लेयर बनते हैं तो डिपेंडेंसी हमारी इतनी बढ़ेगी कि जिससे हम मतलब उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं है कि हमारी छोटी इंडस्ट्री नहीं है। हमारी जब साइज बढ़ जाएगी तो ये जो 1% 2% जो शेयर बने उन्होंने लिए हुए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो जो पहले छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की है उसे रोकना पड़ेगा। अभी के तो हम रोक ही रहे हैं, लेकिन जो पहले हुआ है वो तो अंतर्राष्ट्रीय कानून है। लेकिन डरने की बात नहीं है। हम कंपनी की जैसे साइज बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस उस कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा था वो इतना ज्यादा शायद रहेगा। लेकिन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर को हमने गार्ड करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर है। रवि जी। आपकी सर आवाज फिर नहीं आ रही। हाँ हाँ, हाँ अभी अभी आवाज ठीक है। हाँ हाँ तो बिल्कुल सर, आपने जो प्रश्न का उत्तर दिया उसके लिए धन्यवाद। दूसरा जो प्रश्न है वो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। भी चाइना और इंडिया की ट्रेड वॉर की बात आती है तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और आपने वैसे उसको टच भी किया है, लेकिन एक बार पुनः मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ये तो सबको मालूम है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और सब्सिडीज की वजह से चाइना ने एक अनफेयर एडवांटेज ले लिया। लेकिन हम जब इसको ट्रेड को हम बॉयकॉट करने की बात करते हैं तो कुछ लोगों का प्रश्न ये आता है कि चाइना इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर।
भारत में देखा जाए तो चाइना एक सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन अगर चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया टॉप 2 पार्टनर्स, टॉप 10 में भी कहीं फिगर नहीं करता। तो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगड़िया जी ने भी एक आर्टिकल में लिखा है कि अगर हम ये बॉयकॉट वाले रूट पर जाएंगे तो इंडिया ज्यादा हर्ट होगा, ना कि चाइना, क्योंकि हम मतलब हमारे इंटरेस्ट ज्यादा लूज होंगे। और जैसा आपने एक स्विमिंग का एग्जांपल बताया, तो डू यू थिंक दे विल बी, हमारी जो कॉर्पोरेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इतना जल्दी कोप अप कर पाएंगे, या हमें वी नीड टाइम टू काइंड ऑफ डेवलप दैट एंड बिल्ड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा? अरविंद पानागिरा के साथ तो मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ कि है, मैं ये एक आपको सब ही होगी, अलग जो उनको मिनी है इसको रिप्लेस करने के लिए ये अर्थात अलग अलग ही होगा। तो इसलिए हम बोला कि 1 साल या 2 साल के अंदर करो, वैसे नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को एक इस प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा कि समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, यानी कि जो दवाई होती है उसमें हमारा जो रॉ प्रोडक्ट्स होता है वो चाइना से आता है 60%। तो ये हम क्या हमारे देश में बना सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, बना सकते हैं, लेकिन हमारी जो कीमत है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो कीमत वो आपको कम करनी पड़ेगी, वर्ल्ड क्लास की आपकी स्केल आपको ये करनी पड़ेगी। तो लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अलग अलग सेक्टर के लिए चाइना की डिपेंडेंसी कम करने के लिए अलग अलग प्रकार का समय लगेगा, ये कोई भी मान सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो कितना समय उनको चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कोर इशू है। अगर वो बोलते हैं कि मैं 5 साल लेने वाला हूं, तो ये तो आपको मान्य नहीं है ना। तो एक तो टाइट शेड्यूल के ऊपर उनको रोकना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उनको कोई भी शॉक मिले तो वो बड़ी तरह अच्छी तरह से उसको ये कर सकते हैं। उनको इतना भी ये नहीं इनकम को नहीं समझना, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत है। मैं ये बोलूंगा कि अगर गवर्नमेंट सोचती है कि 2 साल में फार्मास्यूटिकल सेक्टर विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ चाइनीज सप्लाई, तो मैं बोलूंगा 1.5 साल में करो। यानी कि प्रेशर डालने के, आपको वर्ल्ड क्लास बनना है तो ये गवर्नमेंट बुलक कार्ट स्पीड से आपका काम नहीं बनेगा। तो इनको बोलना पड़ेगा, भैया चाइना ने आपको उल्लू बना दिया है, इतने साल आप गधे बन गए हैं, अभी फॉर गॉड सेक स्टार्ट बिकम वर्ल्ड क्लास एंड स्टार्ट स्टैंडिंग ऑन योर फीट। इतना भी उनका ज्यादा कौतुक नहीं करना चाहिए कि बेचारे क्या करेंगे। अगर कोई इंडस्ट्री क्लोज हो जाती है तो होने दो यार, ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि आज वैसे भी आप देखेंगे कि काफी सारी इंडस्ट्रीज जब अनप्रोडक्टिव हो जाती है तो वो क्लोज हो जाती है। तो ये इतना भी उनका ज्यादा प्यार नहीं करना उनके ऊपर। वो समर्थ है, उनके पास वो वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, चाइना का मॉडल स्टडी कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी कहाँ से आनी चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी टैग लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि उनके ऊपर प्रेशर डाल के बिल्कुल अगले 2 साल 3 साल या 4 साल के अंदर ये डिपेंडेंस खत्म होनी ही चाहिए। ये टैग लाइन है, बेटर अर्लियर देन लेट। रवि जी सर, बहुत ही प्रैग्मेटिकली आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, और आई थैंक यू वेरी मच। विद दिस आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर सेशन. It was very knowledge, thought provoking, as well as it gave a lot of insights on what is going on, or एक इंस्पिरेशनल सेशन भी था। मैं आपको एक बार फिर रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी और हिमालयन यूनिवर्सिटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका आभार मानना चाहता हूं। आपने समय निकाला और हमारे सारे व्यूअर्स को एडुकेट किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।